देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल 2025 में संगीन और पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी है। हुकूमत, अपोजिशन, सिविल सोसाइटी और अस्करी इदारों के दरमियान तनाव, एहतजाज, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां और माईशत पर दबाव नुमाया है। मुल्क में एक बार फिर से सियासी कशीदगी बढ़ने का इशारा मिल गया है। तहरीक इंसाफ खुलकर एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया और फौज से नाला नजर आती है। आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लहजे में बिल्कुल वाज़ेह बदलाव था। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। जेल में डाला हुआ है, यहाँ केस नहीं लग रहे और जिनके कहने पे चल रहे हैं, जो इनको हुक्म दे रहे हैं, उन्होंने पहले मुल्क में मार्शल लगा के इस मुल्क का तख्ता निकाला है। इस मुल्क की तबाही कब शुरू हुई है? इस मुल्क में तबाही तब शुरू हुई है जब इस मुल्क में तजर्बे किए गए मार्शल लगाने के। मार्शल लगा लेते हैं, सियासत अपने कंट्रोल में, हुकूमतें अपने कंट्रोल में। जब दिल किया बंदे छोड़े हुए हैं, उनको निकाला, हुकूमतें गिरा दी। हुकूमतें गिराने और बनाने का काम तो नहीं है। सवाल ये कि तहरीक इंसाफ किस मूड में है? क्या अली अमीन गंडापुर का ये लहजा उस जानिब इशारा देता है कि सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली सियासी जमात दोबारा सड़कों पर आने वाली है? आपको याद दिला दें कि पहले भी पीटीआई की क़यादत ने इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया था, जिनका मकसद हुकूमत पर दबाव डालना और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए अवामी हिमायत हासिल करना था। ताहम उन मुजाहिरों के दौरान पेश आने वाले वाक़यात ने उनके मकासद और हिकमत अमली पर भी सवालात उठाए थे। क्या अब की बार भी ऐसा होगा? दूसरी जानिब वलीमा खान ने आज संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। वो इस वक्त इमरान खान की बहन है, वो इल्ज़ाम क्या लगा रही हैं, आइए सुनते हैं। पीछे से ये चीजें ना करें, आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर खत्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा। कौन दे रहा है धमकियां? क्या इमरान खान अडियाला में सच में महफूज नहीं है, या फिर पीटीआई प्रेशर बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली हमजा ने भी आज अदलिया से शिकायत के अंबार लगा दिए। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। इस आला अदलिया को, इस मुअज़्ज़िज़ अदलिया को मैं सिर्फ इतना कहूंगी, ये जो इंसाफ का तराजू है ना, ये आज तोड़ दे। इसलिए कि जिस तरह से आप इंसाफ का जनाजा निकाल रहे हैं, सोचिएगा जरूर कि तारीख आपको किन अल्फाज में याद रखेगी। अब सवाल ये है कि बैक वक्त में मुल्क के बड़े इदारों से तलखी पैदा करना क्या तहरीक इंसाफ को सूट करता है? क्या फ़ायदा पहुंचाएगा? क्या हासिल होगा? अपोजिशन के बेंचों में अगर इतने मसले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमती हलकों में सब अच्छा की रिपोर्ट है। पाकिस्तान की मईशत 2025 में संगीन चैलेंजेस का सामना कर रही है, जिसमें सख्त खामियां भी हैं, कमजोर तरक्की की शरह भी है, मालियाती दबाव भी शामिल है। इन मसाइल का असर आइंदा बजट पर पड़ेगा और जरूर पड़ेगा, जो हुकूमत के माली इस्तेहकाम और तरक्याती हिकमत अमली का आईनेदार होगा। माली साल 2024-25 में पाकिस्तान की मईशत में सिर्फ 2.68% ही बढ़ाव आया, जो हुकूमत के 3.6% के हदफ से कम है। तो फिर जो हुकूमत दावा करती आ रही है कि हमने सब बेहतर बना दिया है, तो नंबर्स के हिसाब से तो ये दावा गलत साबित होता है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लीवी वसूलियों की सूरत में भी आवाम को महंगाई का बड़ा झटका लगाए जाने का इम्कान है। बजट क्या तबाही फेरेगा, इस पर भी आज बात करेंगे। और IMF की कड़ी शराइत हैं, जिनमें से बहुत सारी हम पिछले हफ्ते से डिस्कस करते आ रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले राजा उसामा सरवर साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से। मेरे साथ शफ़क़त अब्बास ऐवान साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली PTI से। मेरे साथ सादिक अली मेमन साहब हैं, मैंने है पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। राजा उसामा सरवर सर, आपकी तरफ आऊंगी। सर, ऑपोजिशन जमात के जो
अहम लीडरशिप है, जो लोग हैं उनके बयानात आपने सुने। ऑपोजिशन कह रही है धमकियां आ रही हैं, इंसाफ का जनाजा है, और हर ऑपोजिशन इसी तरह से बात करती है। अभी 2 दिन कबल मरीम नवाज साहिबा जब एड्रेस कर रही थी पंजाब में एक इवेंट से, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी ऑपोजिशन में जब थी सख्तियां देखी, ऐसे हुआ वैसे हुआ। ये ऑपोजिशन हमेशा से सख्तियों की बात करती है, और उसी को फिर कहा जाता है कि हुकूमत में जो मौजूदा सियासी जमातें होती हैं क्या वो नहीं सीखती। कल को आप ऑपोजिशन में दोबारा जाते हैं, जब भी जाते हैं 8 साल बाद, 10 साल बाद, 8 महीने बाद, तो फिर यही सब दोबारा दोहराया जाएगा, या फिर अब आप कुछ सोच रहे हैं कि ऑपोजिशन के साथ हाथ मिला लिया जाए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने जैसे ऑडियोज भी प्ले की, सारों की हमने सुनी, हम सुबह से देख भी रहे थे। हमें ये पता है जी कि हर चीज जमहूरियत का, हर चीज का, हर मसले का हल टेबल पे होता है। अभी तक हम कोशिश इसी में लगे हुए हैं, ऑपोजिशन के साथ, आपके साथ मौजूद बाकी मेजबान भी बैठे हैं, हम असेंबली में भी इकट्ठे होते हैं सारे। हमारा अभी तक एक ही इशू आ रहा है कि अभी तक हम टेबल पे नहीं बैठ सकते। पीपल पार्टी भी कोशिश कर चुकी है, JUFI भी कोशिश कर चुकी है, हम भी कोशिश करते हैं, मगर PTI अभी तक ये चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि हमें टेबल पे बैठना पड़ेगा। अगर हमें किसी चीज का मसले का हल निकालना है वो टेबल पे हो सकता है, रोडों पे किसी चीज का मसले का हल नहीं निकलता। और दूसरा, अगर हम किसी को स्पेसिफिकली टारगेट करना शुरू कर दें, किसी भी इदारे को, दैट्स रॉन्ग, बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है पूरे वर्ल्ड ओवर। और आपने जो अभी फेस किया सब कुछ अपने मुखालिफ मुल्क के साथ, उसके बाद तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हमने भी ये सब कुछ फेस किया, पीपल्स पार्टी ने भी फेस किया, हर जमात ने फेस किया। मेरा ख्याल है, मेरा मशवरा है कि PTI को टेबल पे बैठना चाहिए, बेशक स्पीकर नेशनल असेंबली को बिठाएं, सारे जमातों को बैठ के इस चीज का एक जमहूरियत के तरीके से एक हल निकालना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। रोडों पे किसी को कभी हक नहीं मिला, उल्टा खून खराबा होता है, जाने जाती है और प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपकी मैशत को हिट मिलती है, आपके लोग डिस्टर्ब होते हैं, आपकी सिटीज डिस्टर्ब होती है। मेरा तो एक ही मशवरा है, क्योंकि जब भी तकरीर होती है, जब भी तकरीर की जाती है, उसमें बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, जो कि नहीं होने चाहिए। हम एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है। अगर हम एक दूसरे से बात करें तो इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है मसले हल करने का। टेबल पे बैठना चाहिए, ये मसाइल इस तरह से हल नहीं हो सकते हैं। गोइंग बैक टू शफकत अब्बास ऐवान साहब, शफकत साहब, आपकी जमात की लीडरशिप के तवातुर आज जो बयानात हैं वो सामने हैं, सड़कों पे आने की फिर बात हो रही है, और इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है। आप खुद भी, आपको मिला के भी, और वैसे पार्टी में देखें तो 2 दर्जन से ज़ायद तकरीबन मेरे ख्याल से वकला आ चुके हैं जो कि हैं, और वो बड़े अहम और बड़े अच्छे बार्स के मेंबर्स हैं, कोर्ट्स के अंदर हैं। उसके बावजूद आप वो उस तरह से स्ट्रांगली कानूनी मुआवरत नहीं दे सके बानी PTI को, जो कहा जाता है। आप उस तरह से लॉबिंग नहीं कर सके कि आज जो अलीमा खान साहिबा बात कर रही हैं खड़े होके, वो कह रही हैं कि, और जो अभी जिस तरह से आलिया साहिबा का सॉर्ट था कि उसमें वो बात करें कि जी नहीं मिल रहा जजेस की तरफ से, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, धमकियों की बातें करें। लेकिन ऑफ कोर्स आमरीत चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, या अगर इस तरह से आमराना फैसले कितने भी हो, लेकिन हमेशा से अदलिया का, वकला का एक किरदार आया माजी में। हमने कल देखा है कि किताब भी आई है अभी पीपल्स पार्टी के हमारे सीनियर रहनुमा है उनकी, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ों के इंकशाफात हुए हैं। वेल, उस पर मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन इसी तरह से जब भी बात होती है, आप लोग क्या खुद भी कहीं आप लोग को लगता है कि वीक रह गए, ऑपोजिशन उस तरह से अपना किरदार नहीं निभा सकी है? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया जी। मैं पिछले 20 साल से इस शोबा से वाबस्ता हूँ, और बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स भी की है बाहर की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्टिव वकील हूँ। लेकिन जो कुछ आइन के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है, जो कुछ अदालतों का हाल कर दिया गया है 26वीं तरमीम के बाद, आप किस इंसाफ की, किस कानून की, किस आइन की बात करती हैं? मुल्क में ना कानून है, ना आइन है, और ना ही कोई जजेस हैं जो अपनी मर्जी से फैसला कर सकें। किसी आमिर के दौर में ऐसे हालात नहीं थे। मैंने 2-3 जो दौर पढ़े हैं और एक आमिर का दौर देखा है, और उसमें मैं खुद प्रैक्टिसिंग वकील था।
ایسا کبھی بھی نہیں عدالتوں کا حال ہوا جو اس وقت قتل عام کر دیا گیا ہے آئین کا. آپ نے ججز لا کر بٹھا دیے ہیں جن کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے اور جن کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے لکھا لکھایا آنا ہے اور ہم نے پڑھ کے سنانا ہے. آپ کے ہائی کورٹ کے 8 ججز لکھ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ہمیں تھریٹ آتی ہیں, ہمارے فیملیز کو تھریٹ آتی ہیں, ہم انصاف نہیں کر پا رہے اور ہم پہ بہت زیادہ پریشر ہے. آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے سب آرڈینیٹ 8 ہائی کورٹ کے ججز کو انصاف نہیں دے سکی. وہ ہمیں کیا انصاف دیں گے, وہ عوام کو کیا انصاف دیں گے؟ آج تک اس مسئلے کا حل نہیں آپ سے ہو سکا. آپ نے آج تک ان لوگوں کو کٹہرے میں نہیں لا سکے. کٹہرے میں لانا تو دور کی بات ہے, ان کی پٹیشن کی سنوائی نہیں ہو رہی ججز کی. پھر آپ کہتے ہیں انصاف, اور کون سا قانون اور کون سا انصاف؟ 26 ترمیم کے بعد جو کچھ تالر صاحب اور بھون صاحب نے کر دیا ہے کھلواڑ اس قانون کے ساتھ اور آئین کے ساتھ, یہاں پہ عدالتی پروسیجر ہم بھگتنے جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا کیسز کا فیصلہ لکھا لکھایا آنا ہے اور کیا ججز نے پڑھ کے سنانا ہے. ہم تو ایک پروسیجر کو بس گزار رہے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں کسی عدالت سے انصاف کی توقع ہے یا کوئی جج انصاف کر سکے گا بیچارہ؟ میں بیچارہ کہوں گا ججز کو, وہ بیچارے ہیں, وہ یہاں پہ کٹ پتری بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم ان کو نہیں انصاف کرنے دیا جا رہا, وہ انصاف نہیں کر پا رہے اور ان بیچاروں کو آزاد کیا جائے. جو کچھ ان کے اس پہ پریشر ہے وہ پتہ نہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں تو آخر اصول تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ریزائن کر دیتے, کہتے کہ دیکھیں ہم اس حد تک نہیں جا سکتے جو کچھ ہم سے کروایا جا رہا ہے. تو اس لیے آپ قانون اور آئین اور انصاف اور جج اور عدالت کی بات نہ کریں. یہ بات مذاق لگتی ہے, لوگ ہنستے ہیں. اب لوگ ہنس پڑتے ہیں جب عدالت کا نام آتا ہے. یہ حالت ہو گئی ہے آپ کے ملک میں. اور مجھے یہ بتا دیں صرف کہ کوئی ملک بغیر عدالت کے, بغیر قانون کے, بغیر انصاف کے قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. تو اس لیے اس کی تو بات ہی نہ کریں. کوئی عدالت ہے ملک میں یا کوئی قانون ہے یا کوئی کسی کو انصاف ملے گا. ہم بھگتنے جاتے ہیں پیشیاں, ہم پروسیجر اڈاپٹ کرنے جاتے ہیں. اور جو میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ یہ سب پہ اپوزیشن میں سختیاں ہوتی ہیں, کسی ایم این اے ایم پی اے کی بہنیں بیٹیوں کو نہیں اٹھا کے لے جایا جاتا کہ یہاں 26ویں ترمیم میں آپ ووٹ ڈالیں گے, نہیں تو یہ ہمارے پاس بیٹھی ہیں. کسی ہمارے بی سی او ایم این اے ایم پی اے ہیں جن کو اٹھا لیا گیا مجھ سمیت, جن پہ سختیاں کی گئیں, جن پہ پارٹی چھوڑنے کی وفاداری تبدیل کرنے کا دباؤ ڈالا گیا اور آج تک دباؤ موجود ہے لوگوں پر. ہم یہ جو 80-85 لوگ بیٹھے ہیں, یہ آگ کا دریا عبور کر کے یہاں پہ بیٹھے ہیں. کسی پارٹی نے شیر بھی نہیں دیکھا اس کا. اگر پیپلز پارٹی کہے نا کہ انہوں نے 80s میں سختیاں جھیلی ہیں تو اس کا شیر بھی نہیں ہوگا. انہوں لیگ نے تو خیر جھیلی نہیں, یہ تو بھاگ کے چلے گئے باہر اور انہوں نے تو کچھ دیکھا نہیں. اس لیے یہ باتیں نہ کیا کریں. ہمارے زخم اور تازہ ہو جاتے ہیں, ہمارے دکھ جو ہیں وہ پھر سامنے آ جاتے ہیں. شفقت صاحب دیکھیں, میں آپ مستقل بولتے ہیں, میں اس لیے آپ کو بیچ میں نہیں ڈسٹرب کیا اور میں نہیں کرنا چاہتی تھی. یہ تو وہی سوال ہو گیا جو میں نے کیا تھا, آپ نے جواب میں میرے سوال کا ہی جواب دے دیا. میرا سوال یہ ہے کہ نہیں ہے اوکے, پر ویئر از یور تحریک؟ آپ کی کہاں ہے تحریک؟ ماضی میں آپ نے کہا 20 سال سے آپ اس پروفیشن میں, میرا تو خود سوال یہی ہے کہ آپ لوگ 2 درجن سے زائد, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ, آپ لوگ کوئی وکلا اس وقت اس میں جس میں ایم این ایز بھی ہیں اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پروفیشن سے منسلک ہیں, جو کئی سالوں سے منسلک ہیں. آپ لوگ تحریک چلانے میں کوئی بھی مؤثر نظر نہیں آئی. آپ کی وہ لابنگ, وہی چیز, وہ بارز میں, وہ عدالتوں میں, وہ ورنہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی کہ کراچی سے کشمور تک کس طرح عدالتوں کے جو ہے وہ جو لابنگز ہوتی تھی, جو تحریکیں ہوتی تھیں وہ چلتی تھی. آپ لوگ تو کسی تحریک کا بھی حصہ نہیں بن رہے نا, یا آپ نے بنایا نہیں. اپوزیشن تو آپ کی ویک ہے, یہی تو سوال ہے. آپ کی اپوزیشن بھی تو ویک ہے نا سر. میں آپ کو بتا دوں جی کہ 2 قسم کی تحریک ہے. ایک تحریک ہے جو پولیٹیکل پارٹی چلاتی ہے جی, وہ تحریک چلی وہ بہت زبردست طریقے سے چلی, لیکن ریاست کبھی اپنے بچوں کو گولیاں نہیں مارتی. اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پرامن لوگ
जब यहाँ पे आएंगे इस्लामाबाद में और पुरअमन तौर पर बैठे होंगे और उन्हें कहा जाएगा कि आप आ जाए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे और आप पुरअमन बैठे, आपकी फौज आप पे गोलियां नहीं चलाएगी। और फिर मैं उधर मौजूद था, मेरे सामने वो जिस तरह लोग भून दिए गए, वो एक तो वो फेज था जो हमने भुगता, और दूसरे फेज के लिए हम फिर से खुद को गैदर कर रहे हैं और हम इकट्ठे हो रहे हैं। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भरपूर तहरीक चलेगी पॉलिटिकल लोगों की। एक तहरीक चलती है बाहर से, बाहर की तहरीक को मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि बार खरीद ली गई है। वजीर कानून आज़म तारर साहब ने ब्राइब कर दिया है बार्स को। मैं आपको बताऊं कि छोटी छोटी बार्स में करोड़ों रुपए के फंड दिए जा रहे हैं, जो कि मैं खुद प्रेसिडेंट भी रहा हूं, मैं सेक्रेटरी भी रहा हूं। किसी बार बड़ी बार में भी कभी 2 मिलियन से ज्यादा, 3 मिलियन से ज्यादा फंड नहीं जाते थे, और अब 30-30 मिलियन फंड दिए जा रहे हैं। और जब किसी बार का सदर और सेक्रेटरी ब्राइब हो जाए और वो पैसे ले ले, वो फिर तहरीक वहां पे नहीं चल सकती जब तक, क्योंकि बार का बड़ा जबरदस्त पैटर्न है कि फॉलो करना होता है हर किसी में बार इंतजामिया को। लेकिन बार के जब सदर और सेक्रेटरी को आप इस तरह के फंड, गैर जरूरी फंड देंगे और फिर उनसे वादा ये लेंगे कि आप इसके बदले किसी किस्म की तहरीक नहीं चलाएंगे, तो फिर बारें जो हैं आज इस हाल में पहुंच गई हैं पाकिस्तान की कि उनसे दुख भी होता है, रोना भी आता है कि हमारी बार के साथ क्या कर दिया गया। और ये सारा किया धरा 2 लोगों का है, एक का नाम है आज़म अजीज तारर जो वजीर कानून है, और उसके पीछे एक शख्स बैठा है जिसका नाम है एहसन गूर। इन 2 लोगों ने हमारी बार को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है, जो कि बड़े से बड़े आमिर के खिलाफ भी खड़ी हो जाती थी। लेकिन आज बार से किसी किस्म की तहरीक नहीं चल रही, और उस वक्त नहीं चल रही जबकि पूरा इंसाफ का निजाम की तहस नहस कर दिया गया है। आपका जो आइन है वो मुअत्तल समझे, आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो है ही नहीं, वजूद ही नहीं रहा उसका। और इस सूरत में भी आप सही कह रही हैं कि बार के लेवल पे तहरीक नहीं चल पा रही, और उसकी बड़ी वजह मैंने आपको बता दी है। तो सर इसका मतलब ये ना कि खरीदा उसी को जाता है ना जो खरीदने के लिए तैयार हो, जो बिकने के लिए तैयार हो ना। अगर ब्राइब आप कह रहे हैं तो इट मींस के दोनों तरफ से है ना। आप इसका मतलब है कि इस दफा तो हम देख रहे हैं फिर कि वकला और अदलिया भी अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो फिर वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं आप ही के मुताबिक। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत जबरदस्त किस्म का कन्वेंशन लाहौर हाईकोर्ट बार में हुआ है। So convention is not only a solution or answer ना, then of course आप ही के सवाल का। चले हम इस पे मजीद भी बात करते हैं। मैं वापस जाऊंगी उसामा सरवर साहब और सादिक अली मेमन साहब की तरफ भी, लेकिन मैं एक ब्रेक की तरफ भी मुझे जाने के लिए कहा जा रहा है। बहुत देर से कमर्शियल ब्रेक है, जाना पड़ेगा जी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद वापस सारे स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी शफकत अब्बास ऐवान साहब से, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। सादिक अली मेमन साहब की तरफ जाऊंगी, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानना चाहूंगी। पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है सारी सिचुएशन को इस वक्त? अब जैसे कि आज आपने सुने ही होंगे पीटीआई के लीडरशिप के जो इस वक्त स्टेटमेंट्स हैं सारे, हमें लग रहा है कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो फिर सड़कों पर आने की बन रही है अपोजिशन की तरफ से। तहरीक इंसाफ फिर से नाला नजर आती है, वो कहते हैं कि केसेस झूठे हैं खान साहब पर जो बनाए हैं बानी पीटीआई के ऊपर, और हुकूमत नहीं समझ रही इस बात को। कल को आप लोग फिर दोबारा अपोजिशन में जाएंगे, जाहिर सी बात है हमेशा से वक्त एक साथ तो नहीं रहता, सदा वक्त एक साथ सा नहीं होता, और आपने भी दोबारा अपोजिशन में जाना है। क्या अब आप समझ रहे हैं इतने टाइम हो गया है कि अब बैठ जाना चाहिए और हुकूमत को अपोजिशन को साथ मिला लेना चाहिए और अब खुल के बात हो जानी चाहिए? क्योंकि अगर यही रहा सिलसिला तो फिर दोबारा से अगर कोई भी इक़्तिदार में आता है तो वो बाकी अपोजिशन की जमातों को इसी तरह से दीवार से लगाएगा। जी देखें, एहतजाज करने की बात जहाँ तक है अपोजिशन की, तो वो उनका जमहूरी हक है। कानून और आइन के दायरे में रहकर वो जो भी एहतजाज करना चाहें बसद शौक करें। उनके लिए मैं नहीं समझता कि कोई भी उनको रोक सकता है, वो उनका अपना फैसला होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि जो मुल्क की अभी हालत है, जहाँ अभी हम एक जंगी जो जुनून भारत ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया था
उसमें से अल्लाह ताला ने की बड़ी मेहरबानी है कि पाकिस्तान को सुरखरू किया। हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी और दिलेराना अमल के जरिए भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो इस माहौल में यहाँ पे जब भारत उसकी और उसके मीडिया की नजरें यहाँ पे, आप जंग के दौरान या अभी भी अगर आप भारतीय मीडिया देख लें तो वो एक एक चीज नोट भी कर रहे हैं, कोट भी कर रहे हैं कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो क्या कर रही हैं। वो बार बार जो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा जो रीजन था इनका ये ऑपरेशन, उन्होंने जो ये सिंदूर शुरू किया था, उसमें उनको ये भी एक गलत फहमी थी या उसको खुश फहमी उनको कहते कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो बटी हुई है। उनका ये कहना था कि जी पाकिस्तान के जो एक बड़ी जमात है उसकी लीडर को आपने अंदर किया हुआ है, वहाँ पे ये जो हुकूमत है वो एक जबरदस्ती तौर पे मुसल्लत की गई है, लोग जो हैं इस हुकूमत से बेजार हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के अवाम जो है वो जब अगर हम हमला करेंगे तो वो खुद जो है इस हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और एक बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलप हो जाएगा। तो वो तो उस बात पे तकिया कर रहे थे। अब यहाँ पे ये मुझे तुक समझ में नहीं आती कि यहाँ पे इस टाइम पे जब हमें नेशनल यूनिटी की जरूरत है, इतना बड़ा ये एक वाकया हो चुका है, उसके बाद हमें अपने आप को मजबूत रखना है। और जाहिर बात है जिस तरह भारत के जंगी जो जुनून है, उसके जो अज़ाइम है, उस लिहाज से हमें अभी भी अपनी जो है बिल्कुल ही बैकफुट पे नहीं, हमें फ्रंट फुट पे और बिल्कुल तैयार रहना है इस चीज के लिए। और इसका जाहिर बात है असर जो है बहुत बड़ा हमारी मईशत पे भी पड़ेगा। ये जंगें जो है ये बहुत ज्यादा इन पे पैसा लगता है, ये खर्चा खाती है। उसके लिए हमारी जो हमें मईशत को अपने बजट में अभी और ज्यादा हमें फौज के लिए भी जाहिर बात है हमें ये रखने पड़ेंगे अलाउंसेस। और मईशत जो बड़ी मुश्किल से, अल्लाह ताला का ये भी बहुत बड़ा शुक्र है कि साल 1.5 साल की मेहनत के बाद अब जाकर उस काबिल हुई है कि कुछ एक तो डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप खुद देख लें, बहुत बड़ी यहाँ पे बातें चल रही हैं इन्वेस्टमेंट की भी, बहुत सारे हमारे दोस्त ममालिक और इवन अमेरिका वो भी तिजारत के हवाले से काफी पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पे अमेरिकन इन्वेस्टर्स दिखा रहे हैं। इस मौके पे ये फिर बात करना, तहरीक चलाना मुल्क को मैं समझता हूँ ये कमजोर करने के खिलाफ एक मुतरादिफ होगा। उसमें ये फिर आप इंप्रेशन देंगे जब तक कि सियासी अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो मईशत आपकी और तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो ये चीज अभी करना, ये जरा पीटीआई की लीडरशिप को बहुत सोच समझ के ये चीज का इदराक होना भी चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि दुनिया जो सिर्फ इमरान खान नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया और भी है जहाँ पे ये नहीं होगा कि या इमरान खान नहीं या पाकिस्तान नहीं, खुदा न खास्ता ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन और इनका ये रवैया जो है, अगर आप पिछले 2-3 साल से देख लें, ये बातें तो बड़ी करते हैं जुल्म सितम की कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ हुआ, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया, ये 9 मई को इतना आसान समझते हैं, इनको मजाक समझते हैं ये कि आपने उस वक्त पूरे मुल्क में बगावत करवाने की कोशिश की। जाहिर बात है जो केसेस आपके ऊपर हुए हैं या जो भी आपके साथ जो इश्यूज हैं लीगल, तो वो इसी बुनियाद पे हैं, जाकर उनको आप फेस करें। अगर जाके उनको क्लेम करें। मैं आपसे यहाँ कुछ मिनटों का जो है वो पॉज लूंगी। आप तीनों मौजूद मेहमान से इस वक्त आपको बताएं नाजरीन के चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और अब से कुछ देर में वो अनाउंस करने वाले हैं चांद के हवाले से। ईद उल अज़हा कल चांद, जिसके बाद बयान किया जाएगा जो कि ईद उल अज़हा किस रोज़ होगी, और अभी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि बात कर रहे हैं। मूविंग ऑन जी, वापस अपने प्रोग्राम की तरफ आएंगे और मेहमानों की तरफ जाएंगे जी। राजा उसामा सरवर साहब की तरफ वापस जाऊँगी। सरवर साहब, एक तरफ तो ये हमारे पास बिल्कुल पॉलिटिकल मामला है और हम सबको देख रहे भी हैं, कीपिंग दैट इन व्यू, एक तरफ IMF भी है ना, और हमारे पास सामने है बिल्कुल बजट का महीना भी और बजट पेश होना भी है। इस सारी सूरत हाल में जहाँ इतने सारे गंभीर मसाइल हैं, हम जंग के अंदर भी हैं अभी, जिस तरह से सादिक भाई भी कह रहे थे और जो बात हो रही है ख़ास तौर पे, लेकिन उसमें हम हालत जंग में अपने एक्सपेंडिचर्स कम तो नहीं कर रहे हैं। IMF की कड़ी शराइत हैं कि सियासी इस्तेहकाम लाएँ, तरक्याती कामों पर पाबंदियां लगाने की, कटौती लगाने की वो बात कर रहे हैं, तनख्वाहदार तबके को ही एक दफ़ा फिर पीसने की बात कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में हम अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान की ठीक ठाक तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, हम देखते हैं वफाकी वुज़रा की भी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, 1-1.5 लाख 2 लाख से उठा के डायरेक्ट
6 लाख तक पहुंच गई हैं, 5-6 लाख तक। इसी तरह कल हमने पंजाब असेंबली में भी देखा कि बिल पास हुआ है सूबाई वुज़रा की, और मेंबरान पंजाब असेंबली की 9 लाख 10 लाख तक जो है वो पहुंच गई हैं तनख्वाहें। उसके बाद ऐसी सूरत हाल में आम आदमी तो पिसके रह जाएगा। आम आदमी तो को हम वही मशवरा देंगे कि जी दाल रोटी खाएं, एक खाते थे तो आधी खाएं, आधी खाते थे तो पौनी खाएं, और हम अपनी तनख्वाहें बढ़ाते जाएंगे और हम यही सब करते रहेंगे, तो फिर मुल्क का कौन सोचेगा? जी पहले तो मैं जवाब दूंगा अपने फाजिल मेंबर का, मैंने साहब का फ्रॉम पीटीआई। उनने जेलों की बात की, शायद इनको नहीं पता, इनकी वकीलों की मूवमेंट मेरे वालिद साहब ने चलाई और हमने उसको लीड किया और पाया तकमील तक पहुंचाया। उसके बाद जब अपोजिशन आई तो मैं उस टाइम आई वाज 16 इयर्स ओल्ड, मैंने जेल काटी। इनके दौर में हमारे घरों पे रेड पड़े विदाउट एनी रीजन, और जो ये बात करते हैं कि इनने बहुत मुश्किल वक्त देखा, बिल्कुल मुश्किल वक्त नहीं देखा। इनके मेंबर्स को किसी ने नहीं उठाया। ये चाहते थे इनके मेंबर्स, इनको शायद एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, ये मुझे नेशनल असेंबली में मिलने में इनके मेंबर्स के इनको 36 के 36 नाम दूंगा जो हमें वोट पोल करना चाहते थे, जिसमें इनके बहुत सीनियर मेंबर्स भी थे। और वो इस वजह से वोट पोल करना चाहते थे क्योंकि वो तंग आ चुके थे एक फजूल की एक लड़ाई से। मगर वो मेरे सीनियर मेंबर है, मैं उनके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहूंगा, बहस नहीं करना चाहूंगा, ये एथिकली अच्छा नहीं है, क्योंकि हम बेहतरी चाहते हैं। सिस्टम में जब आप बेहतरी चाहते हैं आपको चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। जहां तक आपने एमएनएस की तनख्वाहों की बात की, ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है। आप एक एमएनए या एक वजीर से कहते हैं कि 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ के बंदे को हायर करो, जबकि आप उनकी अपनी तनख्वाह जो होती है, हर मेंबर फाइनेंशियली अच्छे घर से नहीं है, जबकि होंगे 60-70% अच्छे घरों से भी लोग होंगे, मगर उनकी तनख्वाह क्या 1.5 लाख रुपए में आजकल गुजारा हो सकता है? एक एमएनए वो बलूचिस्तान से ड्राइव करके आए, कोयटा से ड्राइव करके आए, या वो हम जैसे दरियाई इलाकों से ड्राइव करके आए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। 5 लाख इज अ वेरी रीजनेबल तनख्वाह एंड इट शुड बी देयर। ये एक जमहूरी हक है एक एमएनए का या एमपीए का, एक वजीर का, कि उसकी तनख्वाह हो, कल के वो करप्शन ना कर सके, उसका किचन अच्छा चले, उसका सिस्टम अच्छा चले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये होना चाहिए। जहां तक आपने बजट की बात की, बजट इस टाइम आपका सबसे जरूरी ये है कि आपका बजट लाइज ऑन करे जो आपके आजकल के हालात है। जैसे मेमन साहब ने फरमाया कि हर चीज का एक वक्त होता है, पीटीआई का जमहूरी हक है कि वो एहतजाज करे, जरूर करे। अगर एक साइड पे उनको जमहूरी हक इनका नजर आता है, तो कल जो इनने पीपल्स पार्टी के एहतजाज में जो इनने किया है, क्या वो ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि इनने लोगों को मारा, इन्हें लोगों पे शेलिंग की, इन्हें लोगों को रोडों पे घसीटा? नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार इनसे डिबेट करता हूं कि आप लोग टेबल पे जब तक नहीं बैठेंगे किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और इनने इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क अपनी अदलिया पे लगाया कि उनको फंड्स दिए गए तो बाय आउट हो गए। मैं तो चाहूंगा कि ये प्लीज किसी भी बार के सदर जनरल सेक्रेटरी के साथ मेरे साथ बैठे, मेरे आधी फैमिली लॉयर्स है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग बिकने के लिए बैठे हैं? क्या अगर बार पे काम हो रहा है वो बेचने के सूरत हाल में काउंट किया जा रहा है? ये इस तरह नहीं होता। अगर कोई लोग बार पे काम करना चाह रहे हैं, आपके बार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी लॉयर फर्म्स, आपकी लॉयर्स की जितनी बिल्ट अप होगा वो स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, आपकी बार स्ट्रांग होगी। इस तरह की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए कि आप हर किसी पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दें। सवाए इनका सिर्फ एक मोटो है, वेरी सैड टू से, कि सिर्फ पीटीआई के अलावा सब झूठे हैं, सब चोर हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हर पार्टी में, हर इदारे में, हर इस मुल्क में बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट लोग भी हैं जो इस मुल्क से प्यार करते हैं और इस मुल्क के साथ खड़े रहना चाहते हैं। कमिंग बैक टू मेमन साहब की बात, मेमन साहब वाज वेरी राइट। ये मुल्क इस टाइम हालात जंग में है। आपको इंडिया आंखें निकाल रहा है और इस टाइम इस तरह की हरकतें हमारी समझ से बाहर हैं। क्यों है? और अगर ये कहते हैं कि इमरान खान गलत केसेस पे है, प्लीज बैठ के केस पढ़ें कि उनने किया है या नहीं किया। आप प्रूवन गिल्टी हैं, आप प्रूवन गिल्टी हैं। उसमें कितनी पेशियां हो चुकी हैं, मेरे से ज्यादा वकील हैं, इनसे पूछ लें कि कितनी पेशियां हो चुकी हैं, कितनी पेशियां भुगत चुके हैं और इस पे क्या क्या हो चुका है और कितनी बार जरा हो चुकी है कि उनने यूनिवर्सिटी केस में उनके वो पैसे गए हैं या नहीं गए। उनकी पूरी कैबिनेट कहती है कि हमने देखे बगैर साइन किया है। ये एक बहुत बड़ा केस है, बाकी सब केस छोड़ दें आप, ठीक है? इसमें आपकी ऑनेस्टी चैलेंज होती है। प्लीज इस चीज को ना कहें
کہ صادق اور امین صرف ایک ذات تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی. کوئی اور انسان صادق امین نہیں ہو سکتا سوائے ان کے. کمنگ بیک ٹو دا بجٹ پہ آپ کی ڈبیٹ بالکل جائز ہے. اس میں کچھ پروز بھی ہوں گے، کچھ کونس بھی ہوں گے، بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پاکستان از گوئنگ تھرو اے ٹف ٹائم. وی نیڈ ٹو سارٹ تھنگز آؤٹ. الحمدللہ آج 10 سال پہلے جو حالات تھے، 2 سال پہلے تھے، پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا تھا. الحمدللہ آج یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے چکا ہے. پاکستان ایک ترقی کی طرف چل رہا ہے. پوری انٹرنیشنل دنیا اس چیز کو ماننا شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان از اے اٹامک کنٹری، پاکستان از اے اسٹرانگ کنٹری، اور اس کے ساتھ پوری دنیا کے اسٹرانگ ممالک کھڑے ہونا شروع ہو گئے. امریکہ جیسا ملک بھی آپ کی اب بات کر رہا ہے، انڈیا کی بات نہیں کر رہا. وہ ہر کوئی آپ کو انڈورس کر رہا ہے. کم آن لیٹس ورک ٹوگیدر، اور اس ملک کو آگے لے کے جانے کا ٹائم آ چکا ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا، پیپلز پارٹی از ورکنگ آن اٹ ود اس. میں پی ٹی آئی کے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، پلیز پاسٹ کو چھوڑیں، جیسے ہم نے بھی پاسٹ چھوڑا، پیپلز پارٹی نے بھی چھوڑا. وی نیڈ ٹو سیٹ ڈاؤن اینڈ ورک فار دس کنٹری. یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اس ٹائم. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، وی نیڈ ٹو سیٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک بیکاز اٹس امپورٹنٹ فار آور کنٹری. جی شفقت عباس ایوان صاحب، ویری کوئکلی میں چاہوں گی جی کیا کہیں گے آپ؟ بیٹھنا ضروری ہے، آپ کو بیٹھنا پڑے گا، حکومت کہہ رہی ہے. یہ جو فرما رہے تھے نا کہ 36 لوگ تیار تھے جی، اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے ان پر اتنی بڑی غلط سٹیٹمنٹ دینے پر. میں افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ ایک بندہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو اور وہ پھر اس طرح کا جھوٹ میڈیا پر آ کر بولے. جو لوگ آپ نے خریدے 5 وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کو کتنا برائب کیا. شفقت صاحب، جو لوگ نہ دیکھ سکے، ہم جیسے نہ دیکھ سکے، ان کو میری بات سنیں، اپنے وفاقی وزیر کو میرے سامنے بٹھائیں جس نے مجھے برائب کیا ہے، برائب کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو میرے سامنے بٹھائیں آپ. اور میں پھر آپ کو جس بندے کے سامنے بٹھائیں، میں آپ کے ساتھ جا کے فلور آف دا ہاؤس بولوں گا کہ شفقت صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ پلیز آئیں. میری بات سنیں. اون چودھری میں اون چودھری کو لے کے آتا ہوں، وہ مان جائیے بات. تو میں اور میمن صاحب آپ کے ساتھ جائیں گے. اون چودھری کو میرے سامنے بٹھائیں کہ وہ کس بندے کو برائب کرنے کے لیے نہیں گیا. وہ نذیر کھوسا کے پاس نہیں گیا، اس نے مجھ سے کانٹیکٹ میں چھپا ہوا تھا کے پی میں، اور کس طرح مجھ سے کانٹیکٹ کیا. اور میں 20 اور لوگ بتاؤں گا، اور 70 کروڑ اور 80 کروڑ لوگ آپ لوگ آفر کرتے رہے ہیں. میں نے تو ابھی آج تک نام نہیں بتایا 1.5 سال کہ چلے انہوں نے مجھ سے معذرت کر لی تھی قومی اسمبلی میں کہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، اور میں نے آج تک نام پھر نہیں بتایا. آج آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ مجھے پھر نام لینا پڑ گیا ہے. میرے سامنے بٹھائے اون چودھری کو، میں بتاؤں گا کہ کس طرح لوگوں کو یہ برائب کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. نہیں ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کا حصہ، وہ نہیں ہے اس حکومت کا حصہ. شفقت صاحب، ایک بندہ ادھر موجود نہیں ہے، آپ اس پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں. ایک بندہ ادھر موجود نہیں، آپ اس پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں. پلیز اس طرح کرتے ہیں، اب آئیں ہم اون چودھری کو بٹھا. میں کون سا ایلیگیشن چھوٹ کے لگا رہا ہوں؟ میں تو میڈیا پر لگا رہا ہوں، میرے سامنے بٹھائے. آپ کو میں اون چودھری صاحب کو ریکویسٹ کروں گا، آپ اور میں بیٹھیں گے اور میں ان سے یہ سوال پوچھوں گا، اور میں آپ کو میرے سامنے نہ آپ اس طرح کی بات کرتے اور نہ میں آج ان کا نام لیتا. میں نے 1.5 سال پورا نام نہیں لیا کہ اس شخص نے کیا کیا ہے. بٹھائیں قومی اسمبلی میں اور اس کو میرے سامنے بٹھائیں، اور پھر وہ مانیں گے کہ میں نے لطیف کھوسے کے بھی جا کے پاؤں پکڑے ہیں، میں نے فلاں کو بھی برائب کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے فلاں کو بھی برائب کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تو بڑا ندیم صاحب، اب ہم اگلے سیشن میں اکٹھے ہوں گے اور آپ نے پلیز یہ بات کرنی ہے. ہم اپنے پھر اسی چینل پہ اکٹھے ہوں گے، اس بات کو پروف فون پہ آپ ان کو قومی اسمبلی میں بٹھائیں میرے سامنے. میں آپ کو بالکل بٹھاؤں گا جی. آپ کے میں اور پارلیمنٹیرین سے بات کروں گا، یہ بات کلیئر کریں گے. کروں گا. آپ نے اگر 1 سال میں نہیں کی تو آپ کو ابھی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی شفقت صاحب. یہ آپ کا بنتا ہی نہیں تھا. میں آپ کو نام دوں گا. اگر آپ نہیں اسامہ سروی صاحب، آپ نے نام ان سے پوچھا بار بار، انہوں نے آج کہہ دیا. اب کیا آپ لوگ کریں گے؟ میڈم 10 لوگ ہمارے ساتھ ہمارے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یہ بات بھی نہیں پتا. یہ تو 5 لوگوں کی بات کرتے ہیں، 10 لوگ تو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے. ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں. زین قریشی کی بیوی کو اٹھا لیا اور اسے کہا کہ ادھر پہنچے نہیں تو بیوی آپ کی ہمارے پاس ہے. کس بات آپ کرتے ہیں؟ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ اور کس انسانیت ہی نہیں ہے. جمہوریت تو بہت بعد میں آتی ہے، انسانیت ہی نہیں ہے اس گورنمنٹ میں اور اس گورنمنٹ کو لانے والوں میں.
आपने लोगों को, बीवियों को उठा के, बेटियों को उठा के उनको बुलवा के उनसे वोट दिलवाए हैं। जमहूरियत बहुत बाद में आती है, पहले इंसानियत आती है, वो ही नहीं है। देखें जी शौकत साहब, आप हमारे सीनियर हैं। ये इंसानियत, ये जमहूरियत, ये उन लोगों के मुंह से अच्छी लगती है बातें जो 18 में किसी के कंधों पे बैठ के ना आए हो। मेहरबानी करें, अच्छा नहीं लगता, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, आप मेरे हल्के में ही चले जाएं, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि 18 में आप लोगों ने क्या किया। जीते हुए हो, मैं तो असेंबली में बैठा हूँ, मुझे 9 से ज्यादा बंदे नहीं मिलते आपके जो जीते हुए हैं। नहीं, आप गलत, आप गलत कहते हैं, आप मुझे, लेकिन असेंबली में जो आपने वोटों से जीता हुआ है। जनाब आप गलत कहते हैं, इस तरह नहीं होता। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आपके 9 बंदे से ज्यादा मैं नहीं गिन पाया पूरी कौमी असेंबली में। अच्छा आप उनसे भी ये पूछ लें। जी, मैं कोई सादिक मेमन साहब की तरफ जा रही हूँ। सादिक मेमन साहब आपके सामने और एलिगेशंस दोनों तरफ से जो बातें हो रही हैं इस वक्त वो आपके सामने। सादिक मेमन साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले पे? जी देखें, अब माजरत के साथ यहाँ पे जो बात की जा रही है, हर कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा पासा बनने की कोशिश में है और लोगों की बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अब जैसे 18 की इलेक्शंस की बात हुई, वो भी आपको पता है कि वो इलेक्शंस कैसे हुए थे, पीटीआई कैसे इक़्तिदार में आई थी, किसके फ्लेम्स पे जो है वहाँ पे बंदे लेकर लाए जा रहे थे बनी गाला। वो सारी चीजें भी हमारे सामने, कोई इतना टाइम इतना ज्यादा नहीं हुआ कि लोग भूल गए। उसके बाद ये हुकूमत का ये मुझे पता है, बजट पेश करने के लिए जो भी लेजिस्लेशन पास करनी होती थी, कौन मैनेज करता था? असेंबली में कौन बैठा होता था? किस एजेंसी के बंदे होते थे? जो कि बरमुला ये लोग उसका एतराफ भी कर चुके हैं। सेनेट के इलेक्शन हुए, सेनेट के इलेक्शन में साबिक संजरानी को वोट कैसे पड़ गए एकदम से? उस वक्त तो सबका ज़मीर जाग गया था। अच्छा, पता है सादिक मेमन साहब, आपसे मेरा सवाल है, ये बिल्कुल सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ये जो बातें कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो भी बात सब, लेकिन आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा क्या? देखें, अर्थ सिर्फ ये है कि यहाँ पे काउंटर एलिगेशन इज नॉट गोइंग टू सर्व अस। अभी जो बात हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारा मुल्क है। वी नीड टू शो यूनिटी टू द वर्ल्ड, स्पेशली टू असली दुश्मन भारत। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक मकसद हमारा है कि इमरान खान को बाहर लाना है बगैर किसी लीगल प्रोसेस की। जो भी इल्जाम है वो ऊपर से कोई तौबा नऊज़ुबिल्लाह अशरफुल मखलूकात है कि उसके ये कोई दुनिया का या पाकिस्तान का लॉ उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर अमल में आएगा। जो भी उसमें केस स्कैंडल्स की बात करें आप, कितने बड़े बड़े स्कैंडल उनके जमाने में आए। शुगर स्कैंडल की बात ले लें, दवाइयों का इतना बड़ा स्कैंडल होला, मालूम जब्बा का सारा इतना बड़ा हो जाए, सुनामी जो बिलियन फीस थी, ये सारी चीजें ये भी हकीकत है और इनके दौर की। और अभी तक वहाँ पे करप्शन खुलेआम चल रही है केपीसी की। बात वो नहीं हो रही, लीगल प्रोसेस है। ठीक है, लीगल प्रोसेस है, कानून के थ्रू पूरा प्रोसीजर करें, कानून से बाला कोई नहीं है, कानून से मुबर्रा कोई नहीं है, और जाएं कानून में, कोर्ट्स में जाएं और वहां जाके अपने आप को साबित करें और वहां से लेकर आएं अपनी जो भी जमानतें हैं या बरी होना है, जो भी करना है केसेस में। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।